हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकॉनमी का 6th लेक्चर है ये। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इकोनॉमिक कंपैरिजन पढ़ा था इंडिया चाइना की पर कैपिटा इनकम के बीच में। 2018 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम अप्रॉक्स $2000 थी और चाइना की अप्रॉक्स 10,000 थी। फिर वो 2019 में 10,000 को क्रॉस कर दिया था पर कैपिटा इनकम ने चाइना की। और इस समय इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है इस समय, क्योंकि कोविड की वजह से, पैंडमिक की वजह से इंडिया एज वेल एज चाइना के ऊपर तो बहुत ज़्यादा डेंट नहीं पड़ा, बट इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी कम हो गई है, 2000 के नीचे चली गई है। जबकि धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर कैपिटा इनकम, जीडीपी का साइज ये सब बढ़ता रहता है। बट क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल से लगभग हमारी इकॉनमी कई बार लॉकडाउन में जा चुकी है, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है बहुत सारी जगहों पे। इसकी वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी नहीं है, उल्टा घट गई है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश ने हमें पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर थोड़े दिन पहले बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया है। ये एक ऐसा मैप है, ब्लूमबर्ग का डेटा है, जो ये शो कर रहा है कि 2025 तक, यानी अगले 4-5 सालों में कुछ ऐसे रीजन हैं जो जिनके लिविंग स्टैंडर्ड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। मतलब जो डार्क ग्रीन वाला पैचेस है, जैसे ये चाइना वाला पैच, ये डार्क ग्रीन वाला रीजन जो है चाइना वाला पैच है, इसमें आप देखिए मतलब कई गुने तक की ग्रोथ हो सकती है उनकी पर कैपिटा इनकम में और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। इंडिया भी ग्रीन जोन में आता है, 3 to 4 टाइम्स की ग्रोथ हो सकती है। और ये जो रेड वाले हैं, रेड वाले रीजन वो रीजन है जिसमें वर्ल्ड के वो रीजन है जिसमें आने वाले 4-5 सालों में इकॉनमी डिक्लाइन कर सकती है, घट सकती है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी पर कैपिटा इनकम, ये सब घट सकता है। और ये देखिए कनाडा और यूएसए 2x और 1.5 या 1.9x के रफ्तार से ग्रो करेंगे। इसके बाद एक ये कंपैरिजन दिया हुआ है कि 2020 में, जैसे 2000 से स्टार्ट हुआ, ये इंडिया और चाइना का पर कैपिटा का प्रोजेक्शन है और प्रीवियस डेटा भी है। इसमें प्रोजेक्शन है फ्यूचर का और प्रीवियस डेटा है, मतलब ये 2000 से लेके 2040 तक का ग्राफ है। तो अभी हम लोग 2020 तक पहुंचे हैं, इसके आगे का भी बनना बाकी है। शुरुआत से आप देखिए जो रेड ग्राफ है वो चाइना का है और ब्लू वाली जो लाइन्स हैं वो इंडिया की हैं। आप देख रहे हैं इंडिया की जो लाइन है वो छोटी हैं और ये चाइना की ग्राफ की लाइनें जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। देखिए बढ़ रही है इंडिया की भी। अगर आप इसको ऐसे देखें धीरे धीरे, इसको सारे के सारे हेड्स को मिलाएं, तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये भी जा ऊपर ही की तरफ रहा है और ये रेड वाला ग्राफ भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। देखिए अगर आप इसको मिलाएंगे ऐसे ध्यान से, बट रेड वाला ग्राफ बहुत तेज़ी से जा रहा है, ये एकदम जे कर्व बना रहा है। और इंडिया वाला ग्राफ बहुत स्मूथली जा रहा है, जहाँ वो दोनों ऊपर की तरफ रहे, यानी दोनों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी आगे चल के, अभी भी बढ़ रही है और आगे चल के भी बढ़ेगी। लेकिन चाइना की ग्रोथ बहुत तेज़ थी, इंडिया की ग्रोथ स्लो थी। बीच में कुछ ऐसा समय भी आया जब हमने जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में, अब जीडीपी ग्रोथ रेट तीसरा टर्म है, इकॉनमी का साइज एक चीज़ हो गई, मतलब पूरी कंट्री का आपकी इकॉनमी का क्या साइज है। जैसे इंडिया का अप्रॉक्स 3 ट्रिलियन, अमेरिका का लगभग 20 ट्रिलियन, चाइना का 23-24-25 ट्रिलियन, ठीक। तो ये इकॉनमी का साइज हो गया। पर प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, जब हम पूरे देश की नेशनल इनकम को उसकी डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन करते हैं तो ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल सिटीजन की इनकम आ जाती है, उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो वो दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ हो गई जीडीपी ग्रोथ रेट। जैसे एक समय में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट ने चाइना की ग्रोथ रेट को पीछे छोड़ दिया था और इंडिया जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन था। तो फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन होने पे ऐसा नहीं हुआ था कि उसकी इकॉनमी का साइज चाइना से बढ़ गया था, वो तेज़ी से ग्रो कर रहा था। मतलब जैसे कि मान लो चाइना का ग्रोथ रेट 6% का है, हमारा 8% का है, तो हम 2% ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ये बस डिफरेंस हो गया था। अगर इंडिया का ग्रोथ रेट चाइना के ग्रोथ रेट से तेज रहेगा तो लंबे समय में आगे चल के हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ग्रोथ रेट धीमा रहेगा और चाइना का ग्रोथ रेट ज़्यादा अच्छा रहेगा, या दुनिया के बाकी सारे देशों का ग्रोथ रेट इंडिया से ज़्यादा रहेगा, तो हम लोग कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। तो ग्रोथ रेट बहुत मैटर करता है। इस समय जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अप्रॉक्स कितना चल रहा होगा, किसी को आइडिया है क्या? कोई आइडिया? जीडीपी रेट क्या चल रहा है इस समय?
कितने परसेंट से ग्रो कर रही है? जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, इंडिया इतना लंबा लॉकडाउन में गुजर रहा है, तो 5% की प्लस ग्रोथ रेट कैसे हो सकती है, या 3%, 4% की? प्रीवियस क्वार्टर में दुनिया में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म करने वाली कंट्री हिंदुस्तान था, माइनस में जीडीपी ग्रोथ रेट थी हमारी। In 2019 the GDP growth rate for ये India was हमारा 2019 का 4.18%. डेटा है। बांग्लादेश का जो डेटा था 2019 में, ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा है, बांग्लादेश का जो डेटा था वो 8.2% का था, यानी वो हमसे लगभग दुगनी तेजी से ग्रो कर रहा था। इंडिया का 4.2 था और यूनाइटेड स्टेट का 2.2 था, यानी यूनाइटेड स्टेट से लगभग डबल हम ग्रो कर रहे थे। अब डबल ग्रो करने का मतलब नहीं है कि हमारा साइज बड़ा हो गया यूनाइटेड स्टेट से। यूनाइटेड स्टेट हमसे 6-7-8 टाइम बड़ा है साइज में, चाइना हमसे 6-7-8 टाइम्स बड़ा है साइज में, और बांग्लादेश क्योंकि हमसे डबल तेजी से ग्रो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी इकॉनमी बढ़ गई हमसे। ध्यान से समझिएगा सारे लोग, मैं ये बता रहा था आपको कि इंडिया क्योंकि 4.2 से ग्रो कर रहा था और बांग्लादेश हमसे डबल तेजी से ग्रो कर रहा था, 2019 की बात कर रहे हैं अभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इकॉनमी से डबल साइज की बांग्लादेश की हो गई, उसका ग्रोथ रेट तेज है। अभी फिलहाल में मतलब 2019 में बांग्लादेश की जो तरक्की हुई है वो हमसे 4% ज़्यादा तेजी से हुई है। अब हम इसको डेटा चेंज करते हैं, 2020 में आते हैं। अब देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, अब देखिए 2019 में 4 था, 2018 में 6% था, 2020 में -8% के आसपास था, ऑन एन एवरेज है। लेकिन एक पर्टिकुलर क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट वर्स्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर इन इंडिया। According to Trading Economics, GDP annual growth rate in India averaged 5.67% from 1951 until 2021, reaching an all-time high of 11.40% in the first quarter of 2010 and a record low of -24.40% in the second quarter of 2020. ये लिखा हुआ है इसमें, रिकॉर्ड लो ऑफ -24.4% सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2020। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, सेकेंड क्वार्टर अप्रैल, मई, जून। तो पिछली बार हम लोग हमारे यहाँ जो लॉकडाउन है वो कब से शुरू हुआ था? 22 मार्च, यानी कि अप्रॉक्स हम ये मान सकते हैं मेन जो इम्पैक्ट था वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा। अप्रैल, मई, जून बहुत खराब गए थे प्रीवियस ईयर में इंडिया के, उस समय पूरी कंट्री लगभग लॉकडाउन में चली गई थी। तो इसी वजह से अगर आप सेकेंड क्वार्टर देखेंगे, क्वार्टर का मतलब हुआ एक साल को 3-3 महीने के 4 हिस्सों में बांट देना, ठीक है? क्वार्टर मतलब किसी चीज का 1/4। तो अगर हम 3-3 महीनों के 4 क्वार्टर में देश साल को बांटेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर होगा, फिर अप्रैल, मई, जून सेकंड क्वार्टर होगा। तो सेकंड क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी -24% थी, जो कि बहुत ही निगेटिव है। इतना खराब परफॉर्मेंस कभी नहीं रहा। ये क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे यहाँ पिछली साल लॉकडाउन पूरे कंट्री में चल रहा था, ठीक है? जब लोग अपने घरों से 500-500 किलोमीटर दूर निकल पड़े थे अपने गांव जाने के लिए, जहां वो काम करते थे, उनको सारी ट्रेनें, बसें सब बंद हो गई थी, तो पैदल चले गए थे, रास्ते में बहुत सारे लोग मर गए, ऐसा हुआ, बहुत दिक्कत हुई उनको। तो ये तब की बात है। और उसके पहले 2018 तक, जैसे कि इसमें आपने देखा था कि 2018 तक जो है हमारी कंट्री 6-7-8% से ग्रो कर रही थी, 6-6.5% से ग्रो कर रही थी, और वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ रेट थी। यानी कि देखिए 2018 की जो ग्रोथ रेट है वो 6.5 है। अगर हम इसमें ग्रोथ रेट देखेंगे 17 की तो शायद थोड़ा और बेटर होगी। ये देखिए उस समय यूनाइटेड स्टेट का ग्रोथ रेट था 2.4%, इंडिया का 7 था और बांग्लादेश का 7.3 था। अभी क्या हुआ, बांग्लादेश इंडिया में डबल का फर्क आ गया। पहले लगभग दोनों बराबरी ग्रो कर रहे थे। तो जब कोई एक कंट्री बहुत स्लो ग्रोथ रेट पे आ जाती है और जो छोटी कंट्री है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगती है, तो ये संभावना बढ़ जाती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो छोटी कंट्री जिसकी इकॉनमी छोटी है वो आगे चल के धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके आगे निकल सकती है। तो इसलिए क्योंकि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो यूनाइटेड स्टेट से तेज है, और एक समय वो चाइना से भी तेज था, अभी फिलहाल हम लोग घट गया है पैंडेमिक की वजह से। तो इसीलिए ये भविष्यवाणी करी जा रही थी कि क्योंकि ग्रोथ रेट इंडिया का तेज था अमेरिका और चाइना दोनों से, तो ये माना जा रहा था कि 2050, 60, 70 तक शायद इंडिया जो है वो चाइना और अमेरिका दोनों को, तो हम लोग ये कंपैरिजन कर रहे थे पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, पर कैपिटा प्रोजेक्शन में इंडिया और चाइना। ये जो येलो लाइन है, ये जो येलो लाइन देखिए, इसमें वर्टिकली दो कलर बने हैं,
रेड और ब्लू, और हॉरिजॉन्टल 3 लाइनें बनी हैं, ये येलो, ये ग्रीन और ये पर्पल। एक समय ऐसा था जब ये चाइना की बार रेड वाले और इंडिया का बार ब्लू वाला दोनों येलो लाइन के नीचे थे। ये कब तक था? ये लगभग 2010, मतलब इंडिया का तो 2012 तक नीचे ही था, लगभग 10-12 तक, 2010 तक इस येलो वाले बार के नीचे था। चाइना का 2003 तक इस येलो लाइन के नीचे था बार। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो येलो वाला बार है ये है लोअर मिडिल इनकम, मतलब जब इनकम बहुत कम है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, उसको लोअर इनकम ग्रुप कहते हैं। चाइना ने इस ग्रुप को क्रॉस कर दिया था 2004 में। 2004 में वो इसके ऊपर निकल गया था, और इंडिया लगभग 2010 में इसके ऊपर निकलना शुरू कर पाया है। फिर दूसरा इनकम ग्रुप आता है अपर मिडिल इनकम ग्रुप। ये आता है $4000 वाला, ये मेरे ख्याल से $1000 होगा, $1000 का होगा। तो जो $4000 वाला है ये अपर मिडिल इनकम ग्रुप होता है, और चाइना ने इसको पीछे छोड़ दिया था कब? 2012 में। इंडिया ने कब पीछे छोड़ा है इसको? अभी नहीं छोड़ा। अभी नहीं छोड़ा है। अभी नहीं छोड़ा। कब छोड़ेंगे हम लोग इसको पीछे? कब यहाँ पे पहुंचेंगे ब्रेक इवन पे $4000 पे? क्या प्रोजेक्शन है? सर अप्रॉक्स 2024 पे 25 के आसपास, 25-26 पे हम यहाँ पहुंचेंगे, ये प्रोजेक्शन है। मतलब अगले 4-5 साल में। अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? 4 और 0 के बीच में, यानी $2000 के आसपास चल रहे हैं यहाँ पे, 2000 के आसपास। यानी कि अभी हम लोग जो है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में चल रहे हैं। हमारी इकॉनमी जो है अपर मिडिल इनकम ग्रुप को पीछे नहीं छोड़ पाई है। और चाइना देखो कहाँ पहुँच गया है, ये कौन सा जगह है? $12,000 वाली। $12,000 मतलब हाई इनकम। इनके यहाँ पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए हाई इनकम पे पहुँच गई है, $12,000 को क्रॉस कर गई है। हम लोग $12,000 को कब छुएंगे? 20 साल बाद लगभग 2000, हाँ, लगभग अगले 20 साल बाद हम लोग कहीं यहाँ पे पहुँच पाएंगे। ये क्यों हो रहा है? ये इतना स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो हो गई है। एक समय 8% से ग्रो कर रहे थे। देखिए ये मैंने 10 साल का निकाला है। 2019 में 4.8, 2018 से 2% घटी है, 2018 में 6 थी, 2017 में 7 थी, 2016 में 8.26 थी। यानी धीरे धीरे 2016 के बाद से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर रही है, और अभी निगेटिव के आसपास पहुंच गए थे बीच में एक क्वार्टर में, 24% माइनस। अपना ग्रोथ रेट 4% के अप्रॉक्स है, और यूएसए का अभी आपने सब बताया था 2% के आसपास है। कि जीडीपी कैसे ज्यादा है अपने से, मतलब पर कैपिटा इनकम? कोई आंसर करेगा इसका? सर वो ग्रो हो चुके हैं, और वो इतने ग्रो हो चुके हैं तो अभी वो थोड़े स्लो रेट से ग्रो हो रहे हैं। अभी हम लोग क्या है कि हम लोग पहले से ही स्लो, मतलब हमारी जीडीपी भी इतनी बड़ी नहीं, उनकी जीडीपी भी बड़ी हो चुकी है, वो पहले से बहुत तेज ग्रो हो चुके हैं। अब उनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई है, और हमारे में अभी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए तेज ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है, एकदम सही बात कही है। वो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रशिया तो छोड़ दो खैर, ठीक है, ये सारे के सारे जो G7 है, G5 है, ये ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। वी आर स्टिल डेवलपिंग। हम लोग अभी विकासशील हैं, विकसित नहीं हैं, वो विकसित हो चुके हैं। उनकी इकॉनमी का साइज़ बहुत बढ़ गया है, $20 ट्रिलियन, $25 ट्रिलियन हो चुका है। जापान का 5 ट्रिलियन के क्रॉस कर चुका है, जर्मनी 4-5 ट्रिलियन पे है। तो ये वो लोग ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। अच्छा, इकॉनमी के साइज़ से भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि मान लो कोई छोटा देश है तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ी इकॉनमी होने का कोई मतलब नहीं है। जैसे स्विट्ज़रलैंड है, तो स्विट्ज़रलैंड में पर कैपिटा इनकम बहुत है, $60-70 हज़ार डॉलर के आसपास चल रही है। तो वहाँ का हर आदमी बहुत अमीर है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, सब आराम से रह रहे हैं, सेफ्टी है, सारी चीज़ें हैं, सबके पास घर है, सबके पास गाड़ियाँ हैं, सबके पास इंश्योरेंस है, सब आराम से रह रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम हो रही है। उसमें उनको 3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन की इकॉनमी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। जो देश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, अब वो सैचुरेशन होता है ना, एक चीज़ सैचुरेटेड हो जाती है। अब जैसे कि
हिंदुस्तान में लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट कौन सा है? पार्ले हिंदुस्तान का वर्ल्ड बताओ, वर्ल्ड में। इसका क्वेश्चन अच्छा था कि उसका इकोनॉमी का साइज जो है वो काफी छोटा है, इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन ग्रोथ रेट स्लो हो गई है क्योंकि वो सैचुरेशन पे आ गया है। पार्ले जी वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट है। जब इंडिया में लार्जेस्ट है तो दुनिया से ज्यादा, यहाँ से ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? चाइना के बराबर की पॉपुलेशन है हमारे पास, तो वर्ल्ड का भी है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेलिंग बाइक कौन सी है? स्प्लेंडर। सैचुरेशन लेकिन एक चीज होती है ना, अब फर्दर अब उससे ज्यादा नहीं बिक सकता। पार्ले जी जितना बिकता है अब फर्दर उससे ज्यादा नहीं बिक सकता क्योंकि सैचुरेशन आ गया मार्केट में। उसी तरह से अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है कि वो सैचुरेटेड हो गई है, अब उसको 8% ग्रो करने का चांस नहीं है। मतलब इतना स्कोप ही नहीं बचा है कि 8% से ग्रो करेगी। वो एकदम सब सारे लोग अमीर हो चुके हैं, सब कुछ हो गया है, तो अब वो 8% से ग्रो नहीं कर सकती है। तो इसी तरह से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इनकी इकॉनमी 8% से ग्रो नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो सैचुरेशन में आ गई है। मतलब नहीं, सैचुरेशन क्या कहते हैं? सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता था कि आपने किसी एक पानी में चीनी डालते गए, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि फर्दर अब चीनी नहीं घुलेगी उसमें, तो वो लिक्विड क्या हो गया? सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया वो। देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि चाइना जो है वो हायर इनकम लेवल में पहुंच गया है। एक बहुत बड़ा टर्म आता है मिडिल इनकम लेवल ट्रैप। मिडिल इनकम लेवल ट्रैप में फंसना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये उम्मीद है कि शायद इंडिया मिडिल इनकम लेवल ट्रैप में फंस जाएगा। मतलब एक बार वो यहाँ पे आया $4,000 और उसके बाद लेकिन वो $12,000 को शायद ही क्रॉस कर पाए। ऐसा माना जा रहा है कि शायद यहाँ पे फंस जाएगा इस ट्रैप पे, क्योंकि उस हिसाब से, क्योंकि इसको क्रॉस करने के लिए $12,000 के बैरियर को क्रॉस करने के लिए आपको बहुत इनोवेशन, बहुत स्किल्स, बहुत अपडेशन, बहुत तरह तरह की काफ़ी सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो ये करना इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए उसको कहते हैं मिडिल इनकम लेवल ट्रैप। चाइना भी उसमें फंसा हुआ महसूस कर रहा था, शायद उसको तोड़ के निकल जाएगा। तोड़ तो दिया है अब, और अब देखिए वो यहाँ पहुँच रहा है, कहीं 16,000 के आसपास पहुँच रहा है। तो इंडिया की उम्मीद है कि शायद इंडिया मिडिल इनकम लेवल ट्रैप में फंसेगा। ये आपको एक प्रोजेक्शन मिल गया कि हम लोग कितना स्लो चल रहे हैं, और ये स्लो चलने का रीज़न ये है कि हम लोग, जैसे मैंने से आपको बताया कि किसी भी देश का जो फ्यूचर है वो उसका यूथ होता है, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। लास्ट के 2 मिनट बहुत ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, आपसे रिलेटेड टॉपिक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया को बहुत ज़्यादा मिल रहा था। हमारे यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा यंग कंट्री था देश, वर्कफोर्स बहुत थी, यंग वर्कफोर्स थी, लेकिन पिछले 2 साल से क्या हुआ है कि वो सब वर्कफोर्स को जंक लगी हुई है। सब घर में बैठे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई कोई कुछ कर नहीं रहा है, मोबाइल पे खाली चिट चैट कर रहे हैं, टिकटॉक कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। उसकी वजह से जो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा था वो शायद अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलेज आ नहीं रहे, क्लास अटेंड कर नहीं रहे, इवेल्यूशन हो नहीं रहा, एग्जाम्स हो नहीं रहे हैं, इंटरनल्स हो नहीं रहे हैं, प्रॉपर चीज़ें हो नहीं रही हैं, सब लीनियंट चल रहा है, टीचर भी बहुत सख्ती नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से जो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे स्किल्स में, आप सोचो घर में जो बैठे हैं उसको काम करने की, मैंने आप लोगों को इसीलिए वो स्टोरी सुनाई थी ना, शंकर जी का डमरू कभी भी बज सकता है। तो आप लोग वो गांव के वो सारे किसान हो गए हो जो अब सोच रहे हो कि अभी बजेगा, बहुत टाइम है। आप लोग निष्क्रिय हो रहे हो, आप ना पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, ना अपने स्किल डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हो, ना मेहनत कर रहे हो उतनी ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया का यूथ ये कर रहा है। उसकी वजह से जो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलना चाहिए था आगे चल के, जो हमें एडवांटेज मिलना चाहिए था, वो अब शायद नहीं उतना मिल पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन नहीं हो पा रही है, क्लासेस नहीं हो पा रही है, सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक इंडिविजुअल अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करे कि यार नहीं, मैं आज से मैक्सिमम एफर्ट करूंगा अपने आप को डेवलप करने में, समय बर्बाद नहीं करूंगा, सिर्फ लर्निंग करूंगा। लर्निंग वही चीज़ सीखना है जो आपके करियर के लिए पॉजिटिव है, जो आपको आगे लेके जाएगी। तो इसी नोट पे मैं क्लास ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। उम्मीद है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, इसको आप फिर से रिवाइज़ करिएगा। जो प्रीवियस 5 लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं वो ध्यान से सुनिएगा। ये 6ठा लेक्चर मैं रात तक या कल तक अपलोड कर दूंगा, तो इसको भी सुनिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्विज करेंगे और फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे, और अपनी नोटबुक जरूर बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच।